कोरोना वायरस के कोहराम में भारत के सामान्य नागरिक परेशान, और इस परेशानी के बीच में जहां भारत की सबसे बड़ी इकाई वाली भारतीय रेल अब नीलाम होने की कगार पर, यानी भारतीय रेल का निजीकरण, और इस निजीकरण की शुरुआत अब हो चुकी है। आइए इस निजीकरण के बारे में कुछ जानते हैं, और ये जानने के लिए क्रेजी फीड से हमने एक वीडियो आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। 109 रूट पर चलने वाली 151 रेलगाड़ियों की बोली लगाने के लिए बाजार खोल दिया गया है। इसका सीधा सा मतलब ये है, आइए बोली लगाइए और ट्रेन खरीद लीजिए। जी हाँ, पड़ गए ना चक्कर में। आज़ाद भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार होने जा रहा है। धन्य है पीयूष गोयल जी और धन्य है मोदी जी का विजन। अब तक तो हम और आप सिर्फ ट्रेन का टिकट खरीदते आए थे। अब मोदी जी और पीयूष गोयल की कृपा से कोई भी बिजनेसमैन, धंधे वाला आदमी, कोई भी सेठ जी, कोई भी लाला जी चाहें तो पूरी की पूरी ट्रेन रूट समेत खरीद सकते हैं। और अब सवाल यह है कि सेठ जी ट्रेन खरीदने के बाद करेंगे क्या? अब सेठ जी कोई सरकार तो है नहीं जो आपकी सुविधा के लिए ट्रेन चलाएंगे। वो कमाएंगे मुनाफा, और हर उस तरीके से कमाएंगे जैसे वो कमा सकते हैं। वाकई तारीफ करनी होगी मोदी जी की। 70 साल के इतिहास में पहली बार ट्रेन की नीलामी होने जा रही है। जो अब तक नहीं हुआ वो पहली बार हो रहा है। जो नेहरू जी तक नहीं कर पाए वो मोदी जी करने जा रहे हैं। वाह मोदी जी वाह। गरीबों का ख्याल हो ना हो, कारोबार करने वाले सेठ जी लोगों का कितना ध्यान है। अब देशद्रोही तो इस पर भी सवाल उठा सकते हैं, लेकिन भाई इस विजन की गहराई को तो समझो कि जब ट्रेन चला के सेठ जी कमाएंगे तभी तो देश में तरक्की और खुशहाली होगी। अब क्या हुआ कि बाद में महंगी टिकट की वजह से गरीब आदमी ट्रेन की टिकट ना खरीद पाए। वैसे भी गरीब लोगों को ट्रेन का सफ़र कहाँ पसंद आता है। अभी हाल ही में तो सबने देखा था कि मोदी जी और गोयल जी की इतनी सारी ट्रेन चलने के बावजूद ये जिद्दी गरीब लोग पैदल ही अपने गाँव जाते थे। हो सकता है कि यहीं से मोदी जी और पीयूष गोयल जी को ट्रेन को प्राइवेट सेक्टर को बेचने का आइडिया भी आया हो। अरे भाई, जब गरीब आदमी ट्रेन में बैठ ही नहीं रहा तो ट्रेन को बेचो सेठ जी को। अब देश की सरकार भला क्यों टेंशन ले। सेठ जी चलाएंगे अपनी ट्रेन और कमाएंगे अपना मुनाफा। जिसे ट्रेन में चढ़ना हो चढ़ ले। भाई वाह, गरीब लोगों से लेकर सेठ जी तक के फायदे के बारे में सोचने वाली ऐसी दिलदार सरकार की तारीफ तो बनती है। और साथ ही तारीफ बनती है इनके तेज तर्रार एटीट्यूड के लिए भी। एकदम फटाफट अंदाज में 1 जुलाई को मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने प्राइवेट कंपनियों से प्रपोजल भी मंगवा लिए हैं। भारत सरकार को उम्मीद है कि इससे वो प्राइवेट कंपनियों से करीब 30,000 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट जमा करेगी। अब जैसे ही देश के 109 रूट पर 151 ट्रेन की डील हो जाती है, फिर देखिए कैसे कायाकल्प होता है भारतीय रेल का। हो सकता है कि जल्द ही न्यूज चैनल आपको ये भी समझाना शुरू करें कि भारतीय रेल की कृपा बस यही रुकी हुई थी। हरी चटनी के साथ 151 ट्रेन की डील जैसे ही फाइनल होगी, भारतीय रेल पर कृपा एकदम से बरस पड़ेगी। खैर, हम तो पत्रकार हैं। हम तो भारतीय रेल के साल 2004 में फायदा कमाने की खबर से भी। भारत की सबसे बड़ी इकाई वाली भारतीय रेल अब निजीकरण के दौर के शुरुआती समय में कदम रख चुकी है। किंतु इस सब के बीच में बीते दिनों कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में जोरदार प्रदर्शन किया और भारतीय रेल के निजीकरण पर अपना विरोध जताया। और जताएंगे भी क्यों नहीं, क्योंकि जो बीते 70 सालों में नहीं हुआ वो अब होने जा रहा है और उसकी शुरुआत भी हो चुकी है। लेकिन इस विरोध प्रदर्शन में उन प्रदर्शनकारियों ने क्या कहा वो भी सुनना जरूरी है। मैं ये कहना चाहता हूं कि 109 रूटों पे 151 ट्रेनों को प्राइवेटाइजेशन करने का निर्णय उन लोगों ने लिया है। अब आप देखिए, इसको संकट को अवसर में बदल रहे हैं। अवसर कौन सा ले रहे हैं? तो देश को बेचने का अवसर ले रहे हैं। कोरोना के महामारी से लोग परेशान हैं। चीन वहां पर बॉर्डर पे आ गया है। नेपाल जैसा देश गोलीबारी कर रहा है, उस पर बोलने को तैयार नहीं है। अमित शाह जी जब कोरोना भयंकर स्थिति में था तब बोल नहीं रहे थे, अभी कोरोना के बारे में बोल रहे। चीन के बारे में पूछा तो बोला कोरोना के बारे में बोलेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी ने देश को बर्बाद करने की सुपारी ली है, देश को बेचने की सुपारी ली है और उपक्रमों को कमजोर करके देश को कमजोर करने का काम कर रही है। मैं आपके माध्यम से मीडिया को भी हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं, आप सवाल पूछने वाले लोग हैं। अब अगर आप चुप रहेंगे तो देश जो बिक रहा है इसके लिए कहीं ना कहीं मीडिया भी जिम्मेदार रहेंगी। प्रधानमंत्री को आपने सवाल जरूर करना चाहिए। आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। अगर आज आप चुप रहे तो आने वाली पीढ़ी आपको कभी माफ नहीं करेगी।
लगातार जारी रहेगा। जब तक मोदी जी देश को बेचने का लगातार काम करते रहेंगे तब तक हम कहते रहेंगे। मैं तो उनके अंधभक्तों से भी कहना चाहता हूं, अगर आप उसके सपोर्टर है तो उससे पूछो कि ये जो चीजें बेच रहा है इसमें उनका क्या योगदान है बीजेपी का। कभी रेलवे को बनाने में उनका योगदान है, कभी LIC को आगे बढ़ने में योगदान है, BSNL को जियो के दरवाजे पे बांध दिया है उसमें योगदान है। मैं तो कहना चाहता हूं पूंजीपतियों को हाथ में बेचने के लिए प्रधानमंत्री बने, देश को आगे बढ़ाने के लिए नहीं है। और एक बात आपसे कहना चाहता हूं, अगर यह देशभक्ति है तो यह देशभक्ति अगर है तो देशद्रोही कौन है फिर? सबसे बड़ा देशद्रोही नरेंद्र मोदी है। जो पुराने प्रधानमंत्रियों ने, लोगों ने खून पसीने से, देश के जनता ने इन उपक्रमों को आगे बढ़ाया, उन उपक्रमों का अगर बेचने का काम कोई करता है तो इससे बड़ा देशद्रोही कोई नहीं है। ऐसे देशद्रोही के हम बर्दाश्त ना करते और लगातार इसके खिलाफ में युवा कांग्रेस प्रदर्शन करती। बारिश के सुहाने मौसम में मेलघाट के दृश्य बड़े ही सुंदर और आकर्षित लगने लगते हैं। इसी बीच मेलघाट के गुगामल वन जीव विभाग के अंतर्गत आने वाले हरिसाल परिक्षेत्र के जंगल में 6 जून को एक चौंकाने वाला नज़ारा क्षेत्रवासियों को देखने को मिला, जिसे देखकर सबकी आंखें चकाचौंध सी हो गई। हरिसाल के इस जंगल में एक बड़े से अजगर ने एक बकरी को अपना शिकार बनाया और इस बकरी पर अपना शिकंजा कसते हुए उसे मौत के घाट उतारा। जिस समय यह अजगर बकरी का शिकार कर रहा था उस समय बकरी में जान थी और बकरी चिल्ला रही थी। बकरी की चिल्लाने की आवाज़ सुनकर आसपास के क्षेत्रवासियों ने तुरंत ही देखा तो वो एकदम से घबरा गए। उन्होंने इतना बड़ा अजगर शायद पहले ही कभी देखा होगा। गांववासियों ने तुरंत ही इसकी सूचना वन विभाग को दी। वन विभाग के अधिकारी तुरंत ही घटना स्थल पर पहुंचे। वन विभाग के अधिकारियों ने भी पाया कि अजगर ने बकरी को अपना शिकार बना लिया, लेकिन वन विभाग तब तक वहां पर तैनात रहा जब तक कि इस अजगर ने बकरी को नहीं निगला। अजगर ने बकरी को निगल जाने के पश्चात जब वो जंगल की ओर रवाना हुआ तो तब कहीं जाकर आखिर वन विभाग के अधिकारी भी उस जंगल क्षेत्र से बाहर निकले। मेलघाट में कई बार ऐसे अनोखे दृश्य बहुत कम देखने को मिलते हैं। धारनी से सुलेमान मेमन की यह रिपोर्ट। कोरोना के हाहाकार के बीच अमरोती जिला सहित शहरवासियों का सप्ताह का पहला दिन सोमवार शांति बरकरार रहा। सोमवार की सुबह से लेकर रात बीतने तक अमरोती जिले में कोरोना संक्रमित 5 नए मरीज मिले। इन मरीजों में 21 वर्षीय पुरुष परतवाड़ा, 35 वर्षीय पुरुष चपरासीपुरा कैंप एवं 29 वर्षीय पुरुष रामपुरी कैंप, 55 वर्षीय महिला रामपुरी कैंप एवं 58 वर्षीय पुरुष अमरनगर VMV का समावेश है। इन 5 नए कोरोना संक्रमितों के मिलने के बाद में अब अमरोती जिला सहित शहर भर में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 700 पर पहुंच चुका है। 6 जून की शाम तक अमरोती शहर में कोरोना संक्रमण से मरने वाले मरीजों की संख्या 27 पर पहुंच चुकी है तथा अमरोती शहर के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में 203 मरीजों का इलाज जारी है। इनमें से 12 मरीजों को नागपुर इलाज हेतु रवाना कर दिया गया है। इन सभी के बीच में अब तक 470 मरीज इलाज के दौरान ठीक हो चुके हैं और उन्हें घर भी रवाना कर दिया गया है। कोरोना वायरस के कोहराम के बीच जहां शहर और ग्रामीण क्षेत्र गुलजार हो रहे हैं, वैसे वैसे कोरोना भी अपने आप को इनसे दूर नहीं रख पा रहा है और उसी का परिणाम है कि अब अमरोती ज़िला सहित शहर भर में बढ़ते कोरोना संक्रमण पर अंकुश लगाने के लिए शासन हद दर्जे की कोशिश कर रहा है, लेकिन जनता उसे उतनी गंभीरता के साथ नहीं ले रही है। जनता से आह्वान किया जाता है कि इस बढ़ते कोरोना संक्रमण को रोकने हेतु शासन प्रशासन की मदद करे।